तो 15 नंबर पक्के टाइप की बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे जो पीडीएफ पेंडिंग है वो भी मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, और ये वाली भी फॉर श्योर जो है मिल जाएगी। देर हो सकती है बट मिल जरूर जाएगी। ठीक, मतलब एक आध दिन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे जैसे आते जाएं वैसे वैसे लाइक करके बताते जाएं कि हम गए हैं और शुरू करेंगे। थोड़ा सा सेशन ऑफ कोर्स बड़ा रहेगा, वैसे मैं स्पीड में लेके चलूंगी, लेकिन फिर भी आपके 50 क्वेश्चन हैं, समय लगेगा। ठीक, तो देखते हैं कहानी कैसे शुरू होगी और कहाँ से शुरू होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। सही नहीं है, जहां नहीं है लिखा हो वहां थोड़ा और सतर्क होकर के जवाब देना चाहिए। ये बात हमें पता है, ये बेसिक फंडा है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है इंक्लूसिव टीचिंग मींस टीचिंग इन वेज दैट डू नॉट एक्सक्लूड, यानी ऐसे तरीकों से पढ़ाना जहां पे एक्सक्लूजन नहीं होता, जहां पे अलग थलग आप बच्चे को नहीं करते हैं, उस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कह रहे हैं। ये बात एकदम सही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में कहा जाता है कि सेपरेशन या सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी हर तरह का बच्चा एक छत के नीचे सीख पाए। यानी वो बच्चा जो चल सकता है, वो बच्चा जो गिफ्टेड है, वो बच्चा जो सुनने में दिक्कत है नहीं चल सकता, हर तरह का बच्चा, डिसलेक्सिक है, कोई डिसेबिलिटी है, नॉर्मल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा है, हर तरह का बच्चा सीख पाए, तो उसको हम कहते हैं। एक्सक्लूड नहीं करती कि सिर्फ वो वाले बच्चे पढ़ेंगे जो गिफ्टेड हैं, या फिर वो बच्चों को अलग कर दो जिनको दिखाई नहीं देता, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, या फिर उनको ऑरल कोई प्रॉब्लम है, यानी ऑडियो से संबंधित ऑडिटरी प्रॉब्लम है कुछ सुनने में। तो ये बात तो सही है, और जो सही है वो तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमको गलत चाहिए, नॉट लिखा है। सेकंड है इंक्लूसिव टीचिंग मींस अडॉप्टिंग पेडागोजीज दैट सपोर्ट नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ये बात भी सही है, लेकिन हमको तो गलत चाहिए कि भाई हर बच्चे की नीड को जो सपोर्ट करे वो इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर आता है एन इंक्लूसिव क्लासरूम एकोमोडेट्स डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, यानी अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चे होंगे, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होंगी क्लासरूम में। एक बच्चा होगा जिसको अकेले पढ़ना पसंद होगा, दूसरा होगा जिसको ग्रुप में पढ़ना पसंद होगा, तीसरा बच्चा होगा जो सुन के अच्छा सीखता है, चौथा बच्चा होगा जो करके अच्छा सीखता है या देख करके अच्छा सीखता है। तो डिफरेंट बच्चे डिफरेंट तरीके, बात सही है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ठीक से हो, आधा काम वहीं खत्म हो जाता है जहां आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। ठीक, तो अगर हम देख रहे हैं नहीं सही है, तो फिर तो फोर्थ ही ऑप्शन बचा हुआ है, पांचवा तो है नहीं, होगा तो यही, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स ऑन फिक्स्ड करिकुला एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। फिक्स्ड करिकुला, यही बात गड़बड़ हो गई। फिक्स्ड करिकुला लिखा हो, रिजिड करिकुला लिखा हो। करिकुला का मतलब यहाँ करिकुलम से ही है, यानी पाठ्यचर्या से है, एक्टिविटीज से है, यानी जहां पे रिजिड है, फिक्स्ड एक्टिविटीज है, कोई बदलाव नहीं होता किसी बच्चे के लिए, सबके लिए सेम है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन है, स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, करिकुला फिक्स है, रिजिड है नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमको, जिसमें कोई चेंज संभव नहीं है, जो झुकते नहीं टूट जाते हैं वाली बात है, जो पेड़ के बारे में हम कहते हैं। तो लचीलापन होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ठीक, तो एक समावेशी कक्षा निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन पर ही केंद्रित होती है, नहीं भाई, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंट तरीके से पढ़ाओ, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग तरीके से उनको जांचो, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट और टीचिंग एंड लर्निंग के भी डिफरेंट मेथड अपनाओ। तो यही गलत है फोर्थ ऑप्शन, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। ये बात आपको पसंद है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाहता है कवि, फटाफट से देखिए और बताइए। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन क्या है भाई, लर्नर्स कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी एक अभिकथन है कि शिक्षार्थी अपने पूर्व ज्ञात ज्ञान के आधार पर अपना ज्ञान निर्मित करते हैं, यानी जो वो जानते हैं ओल्ड नॉलेज से नई नॉलेज को बनाते हैं। ये बात एकदम सही है, जो आपको आता है उसके बेस पे उसकी को आधार बना करके हम आपको नया सिखा सकते हैं। सेकंड क्लास में जो सीखा होता है वो थर्ड में काम आता है, थर्ड में जो आप सीखते हैं वो बेस बनता है फोर्थ के लिए। बात सही है नहीं है, सही है। फिर इसका रीजन क्या दिया है, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड मेकिंग लिंकेजेस विद प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स लर्नर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन मीनिंगफुली, यानी अगर लिंक बनता है, यानी कोई एक क्या कहें कनेक्शन बिल्ड होता है, संबंध बनता है पिछले पार्ट के साथ, तो ये सीखने में मददगार साबित होता है, इसलिए प्रीवियस नॉलेज इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बातें सही हैं और ये इसका रीजन भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए जो लास्ट वाला पार्ट है ना, जो 15 नंबर है आपके, ये उतने मुश्किल नहीं है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है ना, फंसाती हैं आपको थियोरीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये क्या कहता है, समझते हैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को भी, और पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आधी कहानी वहीं से सॉल्व हो जाती है जब आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
देयर आर 3 टीचर्स इन अ स्कूल, 3 टीचर हैं एक स्कूल में, मतलब 3 अलग-अलग टीचर्स की बात हो रही है, स्कूल में टीचर ज्यादा भी हो सकते हैं। दे ऑल क्लेम टू हैव इंक्लूसिव एजुकेशन सेटिंग्स इन देयर क्लासरूम। ये सब दावा तो ये करते हैं कि हमारी तो समावेशी शिक्षा है, हम तो हर तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दावा कर रहे हैं तीनों के तीनों टीचर। अब इनकी हरकतों से देख लेते हैं, यानी क्लासरूम में जो एक्टिविटी हो रही है उससे देख लेते हैं कि कौन इंक्लूसिव है। टीचर 1 है जो कहता है शी यूजेस दी सेम टीचिंग मेथड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी छात्रों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति, एक ही मेथड का इस्तेमाल करती हैं, यानी यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, यानी हर बच्चे को सेम मेथड से सिखा रही हैं। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन कह लीजिए या यूनिफॉर्म कह लीजिए, यानी सभी के लिए सेम, सबको एक डंडे से नहीं हाँकना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंट मेथड डिफरेंट बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं, सिर्फ एक मेथड से पूरी क्लास को नहीं पढ़ाया जाता। जब बच्चे अलग अलग ढंग से सीख सकते हैं, सोच सकते हैं, जो गार्डनर भी कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में, तो उनको हम अलग अलग तरीके से सिखा क्यों नहीं सकते? तो अलग अलग तरीके से सिखाना, सिर्फ एक मेथड का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट डिफरेंट मेथड, अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए। तो ये तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर रही। हर बच्चों को कैसे केटर करोगे आप एक ही मेथड का इस्तेमाल करके? फिर आता है टीचर 2 की बात कर लेते हैं। शी अडेप्ट्स टीचिंग स्ट्रेटजीज टू सूट डाइवर्स नीड्स, यानी जो टीचर 2 है वो कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण रणनीति का निर्माण करती है, यानी अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चों के लिए। ये बात सही है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ध्यान रख रही हैं। फिर आते हैं टीचर 3 पे। टीचर 3 क्या कह रहे हैं भाई? शी फोकसेस ओनली ऑन एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे पढ़ने में अच्छे सिर्फ उन पे ही ध्यान है। तो ये तो हर बच्चे को साथ लेके चलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा की बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। बात सही है या नहीं है? सही है। तो 4th टीचर क्या है भाई? 4 टीचर दे दिए, यहाँ पे हमने 3 लिखा था, यहाँ पे 4 लिख लेना। शी अवॉइड्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। भाई कई बार ऐसा हो सकता है जिन बच्चों को दिव्यांगता है उनकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़े, उनके लिए स्पेशल मेजर्स लेने पड़े। हो सकता है आपके स्कूल में लिफ्ट ना हो सकता है आपके स्कूल में जो है रैंप ना हो, तो उसकी जगह आपको फिर ग्राउंड फ्लोर पे ऐसे बच्चों की क्लास शिफ्ट करनी पड़े जिनको चलने में दिक्कत है। ऐसा बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, आप उसको स्पेशली मेजर लेके आगे बिठाएंगे। एक बच्चा जिसको सुनने में दिक्कत है उसको आप आगे बिठाएंगे। तो ये स्पेशल मेजर्स हैं जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है टीचर को, अगर स्पेशल बच्चा है तो ऐसा नहीं आप कह देंगे नहीं हम तो लेंगे नहीं। तो एक ही टीचर फिर यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से चलता हुआ नजर आ रहा है हमें, वो है टीचर 2, जो क्या करती हैं? डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज अपना रही हैं अलग अलग बच्चों के लिए, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं। 3 लर्निंग स्टाइल होती हैं, आपको पता होना चाहिए। मुख्य रूप से जो है 3 ही लर्निंग स्टाइल हैं। एक है विजुअल लर्नर्स, यानी वो बच्चे जिनको चार्ट दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, आप लोग भी जल्दी ही सीखते होंगे। ज्यादातर लोगों को हमें विजुअली सीखना ही पसंद है। 65% लर्नर्स हैं दुनिया में जो देख करके सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। फिर ओरल स्टाइल आता है, जिसको ऑडियो से जोड़िएगा आप, सुनने की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर बच्चे 30% हैं जो सुन करके सीखते हैं। फिर आता है काइनेस्थेटिक, यानी करके सीखना, इनको फिजिकल एक्टिविटी ही करानी पड़ेगी कोई ना कोई, तब जाके बात बनेगी। ये 5% लोग हैं। ठीक, तो ज्यादातर लोग पिक्चर्स और सुन करके सीख जाते हैं। ये बात सही है, दोनों का इस्तेमाल हो रहा है इन दोनों लर्निंग स्टाइल का अभी, क्योंकि मैं आपको बीच में पिक्चर भी दिखा रही हूँ या आप इमेज भी देख रहे हैं और हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी बस यहाँ नहीं हो रही है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं, ये लर्निंग स्टाइल्स हैं कि बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है, फटाफट से समझेंगे बिना समय गवाए। देखिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। कोई क्या कह रहा है पता ही नहीं, पढ़ाई पे ध्यान लगा लो। बहुत शादी की लिस्ट में अभी तक आपका नाम नहीं आया है क्या? मोहम्मद हासिब कह रहे हैं। शादी कोई ऐसे अचानक से होने वाले कोई संकट थोड़ी है कि आएगा तो वो बस करनी ही पड़ेगी है। मम्मी को हम समझा दिए, मम्मी समझ भी गई हैं बिना ज्यादा समझाए। मुझे लगा थोड़ा संघर्ष लगेगा, बट लगा ही नहीं। मम्मी ने सब्र कर लिया है कि इसको करनी होगी तो कर लेगी, नहीं तो नहीं। ठीक, नहीं तो नंबर तो मेरा ही है अब। ठीक, जिस नंबर की आप बात कर रहे हैं उस नंबर में मैं बिल्कुल अब सही समय पे हूँ। ठीक, देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीचर वांट्स टू फोस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स, यानी टीचर चाहती है कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जो है वो बेहतर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड शी डू इन ऑर्डर टू अचीव दैट? अब बच्चे के संज्ञानात्मक कौशल, यानी सुनना समझना, मतलब बेसिकली थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो बेहतर हो पाए, दिमाग का विकास अच्छे से हो पाए, मेंटल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कह सकते हैं। पियाजे और वाइगोस्की ने इसी पे थ्योरी दी है। तो इसको बढ़ावा देना चाहते हैं आप। थिंकिंग, रीजनिंग, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब काम दिमाग से होते हैं। इन सारी क्षमताओं को बेहतर करना है, मेंटल स्किल्स को इन शॉर्ट। तो क्या करें? पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग अ स्ट्रिक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट। देखिए, स्ट्रिक्ट क्लासरूम एनवायरनमेंट से बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग नहीं हो पाएगी, बच्चे एक्टिव नहीं रह पाएंगे, टीचर के हिसाब से चल रही होंगी चीजें। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है। रटना तो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होता संज्ञान के निर्माण के लिए, बच्चे के दिमाग के विकास के लिए। पियाजे वाइगोस्की दोनों ही एक्टिव रखने की बात करते हैं बच्चे को। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ बच्चा हमें थोड़ा सक्रिय लग रहा है और पेडागोजी के ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इस बात को ध्यान में रखने से कि बच्चा ज्यादा एक्टिव कहाँ है।
समझ पा रहे हो बात को? तो प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, यानी बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ही क्रिटिकल सी स्किल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में प्रॉब्लम्स आती जाएंगी और आपको सॉल्व करते रहना है समय समय पे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख पाएगा और क्रिटिकल थिंकिंग यानी हर एक पहलू से सोच के समालोचनात्मक चिंतन कर पाए बच्चा। जस्ट मान ना ले कि किसी ने कहा वो उसकी ओपिनियन हो सकती है, फैक्ट है कि नहीं है, तथ्य है कि नहीं है, ऐसी अफवाह तो नहीं उड़ गई है। तो ये हर एक पहलू से सोचना, एनालिसिस करना, ये सब क्रिटिकल थिंकिंग में आता है। तो ये अगर बच्चे की दिमागी स्किल्स विकसित होंगी तो ये बहुत अच्छी स्किल्स हैं, इससे दिमाग विकसित होगा। फोकसिंग सोनली ऑन एग्जामिनेशन, सिर्फ रट करके पेपर दे आओ, ये एकदम खराब तरीका है। थर्ड ऑप्शन में बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है और यही ऑप्शन सही है। बात सही है या नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। कोई कह रहा है आप कल नहीं आई। देखिए अब इस बात का हिसाब लगाने से तो कुछ होगा नहीं। अब मैं जितना आ पा रही हूँ उतने में आप जो है कोशिश करिए कि मैनेज करें, और मेरी कोशिश पूरी है जितने ज्यादा सेशंस में ले पाऊँ। देख लिया अगर रोज के सेशन लगा है या नहीं। वैसे कोशिश है भी कि रहे मंडे टू फ्राइडे क्लास, बट एक आध दिन फिर भी हो जा रहा है तो अब क्या ही करें। आई टीचर ऑफ क्लास 5, एक रिटायर्ड इंसान ऐसे ही काम करता है। देखिए आई टीच, बट टाइम पे सारी चीजें हो जाती हैं। आई टाइम का मतलब ये नहीं पंक्चुअलिटी से, मतलब पेपर से पहले। ओह गॉड सॉरी। आप पढ़ो देखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कहता है आई टीचर ऑफ क्लास 5 फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, रचनावादी अप्रोच, जो पियाजे और वाइगोस्की जिससे बिलोंग करते हैं, जहां बच्चा ज्ञान की कंस्ट्रक्शन करता है, एक्टिव नॉलेज बिल्ड करता है, ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ माई क्लासरूम। ठीक है, मतलब रचनावादी अप्रोच है कि बच्चे एक्टिवली सीखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पॉइंट्स आई कीप इन माइंड वाइल फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। एज अ टीचर आप चाहते हैं रचनावाद पे फोकस्ड हो आप, यानी बच्चा ज्ञान की रचना करे, बच्चा एक्टिवली नॉलेज को बिल्ड करे। बात तो सही है। तो आपको क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है लर्निंग हैपेंस थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर। देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की बात ना तो प्याजे करते हैं, ना वाइगोस्की, रचनावाद भी नहीं करता। रचनावाद बच्चे को सक्रिय रूप से सिखाने की बात करता है, ना कि दिमाग में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से भर दो लेक्चर मेथड के थ्रू। ये एकदम खराब तरीका है। सेकेंड है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, टीचर फैसिलिटेटर है, डायरेक्टली भरने वाला नहीं है दिमाग में। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन। हाँ, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है। बच्चा अपने अनुभवों से क्या करेगा? ज्ञान का सृजन करेगा, ये बात सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, मेमोराइजेशन इज द प्राइमरी वे टू रिटेन नॉलेज। देखिए रटवाना, रोट लर्निंग, याद करना, रिकॉल बेस्ड, ये सब जहां पे बच्चा पैसिव है, एक्टिव नहीं है। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी डेवलप्ड फर्दर। देखिए आईक्यू स्कोर बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होते, 2 4 5 पॉइंट मुश्किल से ऊपर नीचे होता है। लेकिन इंटेलिजेंस सिर्फ आईक्यू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आईक्यू का मतलब है या इंटेलिजेंट होने का मतलब है सिर्फ आईक्यू ज्यादा होगा, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस आईक्यू से कहीं एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर देखा जाए तो कुछ लोग आईक्यू को उतना बेहतर मानते ही नहीं है, जैसे कि गार्डनर, वो तो कहेंगे आईक्यू टेस्ट बायस्ड होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वेस्टर्न कल्चर पे आधारित है, कल्चर बायस पाया जाता है इनमें, और एक डिफरेंट तरीके की एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी को ये लोग जज करते हैं, जबकि इंटेलिजेंस में बहुत सारे पहलू शामिल हो सकते हैं। तो ये कहना कि इंटेलिजेंस फिक्स है, नहीं भाई। हम ये मान के चलते हैं जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पढ़ते हैं कि एबिलिटी इंक्रीमेंटल है, यानी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है यदि आप मेहनत करें, यदि आप सही एनवायरमेंट में रहें, यदि आप कोशिश कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल नहीं तो फिर तो क्या करें? घर पे बिठा दें सबको, किसी को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एबिलिटी तो जो मिलना था, इंटेलिजेंस जो मिलनी थी मिल गई, अब तो कुछ होगा नहीं। ये गलत तरीका है। आपको इंटेलिजेंस क्या है या एबिलिटी क्या है, इंक्रीमेंटल है, परिवर्तन संभव है, तो ये कहना गलत होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बेहतर है जहां बच्चा एक्टिव है, कि जहां उसके अनुभवों को हम ध्यान में दे रहे हैं और अंतः क्रिया के माध्यम से बच्चे को एक्टिवली सिखा रहे हैं, यानी ओनली बी ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन में हमें मिलेगा सही। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और समझिएगा कि क्या कहना चाहता है कवि क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा फटाफट से। हाफ ऑफ माई क्लास फेल्ड इन मैथ सब्जेक्ट इन देयर मिड टर्म। मिड टर्म के एग्जाम हुए या हाफ ईयरली हुए, और एक टीचर कह रहे हैं कि हाफ ऑफ माई क्लास, यानी आधी क्लास फेल हो गई, यानी 30 बच्चों में से मान लो 15 बच्चे फेल हो गए। ठीक। एज देयर क्लास टीचर विच स्ट्रेटजी शुड आई फॉलो टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लासरूम। अब आप एक क्लास टीचर है ऐसी क्लास की जिसमें मैथ्स में बच्चे फेल हो जा रहे हैं, हाफ ईयरली में आधे बच्चे, आधी क्लास फेल हो जा रही है। बहुत कंसर्न का विषय है, बहुत ही टेंशन की बात हो जाती है टीचर के लिए। तो अब आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है यूजिंग रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फ्रिक्वेंटली। अभी हमने बात की थी, हम बच्चे को एक्टिव रखने पे रचनावाद पे पूरा सिलेबस आधारित है। रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है कि दंड और पुरस्कार, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है।
ये व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य है, व्यवहारवादी पर्सपेक्टिव है, व्यवहारवाद को हम अच्छा नहीं मानते हैं, तो हम मानेंगे किसको, कंस्ट्रक्टिविज्म को, रचनावाद को, पियाजे और वाइगोस्की की बात को। एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, यानी जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, बिल्कुल गांठ बांध दीजिए इस बात को कि छात्रों को अपने स्वयं के अधिगम के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बच्चे अपने लर्निंग गोल्स तय करें कि यार मुझे इतना इतना मेरा स्कोर आ रहा है, मुझे इसे बेहतर करना है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है, ये बात सही है। सी ऑप्शन है अवॉइडिंग एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क टू प्रिवेंट फेलियर, जब आधी क्लास फेल हो गई है तो जरूरत से ज्यादा मुश्किल टास्क मत दीजिए उस समय पे, जहां ऑलरेडी आधा बच्चा फेल हो जा रहा है, उसको बेसिक नहीं समझ आ रहा, आप एक्स्ट्रा चैलेंजिंग या एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क दे रहे हैं, तो ये भी बात सही है, हमें सही लग रही है ये बात भी। इंक्रीजिंग ग्रुप वर्क एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मेक देयर माइंड्स काम, दिमाग को शांत करने के लिए ग्रुप वर्क, मेडिटेशन कराया जाता है, दिमाग को शांत करने के लिए ग्रुप वर्क नहीं होता, ग्रुप वर्क सहयोग के लिए होता है, दिमाग की शांति के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे ये दोनों बी और सी तो हमें सही लग रहे हैं, बाकी कोई ऑप्शन साथ में नहीं जा रहा, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि बच्चा जहां एक्टिव है कि अपने लक्ष्य वो खुद से निर्धारित करे कि अच्छा मैं अभी पहले चैप्टर में हूं तो पहले ये मुझे आए मैम, फिर मैं इसके नेक्स्ट पे जाऊंगा, मुझे रेमेडियल क्लासेस दो, एक्स्ट्रा क्लासेस दो, ठीक, और जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य हैं उनसे बचना है, पहले बेसिक क्लियर करना है बच्चों को, क्योंकि आधी क्लास फेल हो जा रही है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, रवि के बारे में बात हो रही, रवि एक बच्चा है, नहीं शिक्षक है रवि यहाँ पे, ठीक। Ravi is a teacher who conducts frequent quizzes, encourages students to self-evaluate their work, and provides constructive feedback to guide their learning process. He uses these assessments to modify his teaching strategies. तो वो क्या करता है, अपने आकलन के तरीके जो है अपनाता है, जिसमें टीचिंग स्ट्रेटजीज यानी अपने मेथड्स को मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत पड़ रही है, यानी रवि एक टीचर है जो क्या मानता है, फ्रीक्वेंट क्विजेस, क्लास में डिफरेंट क्विज कराते रहते हैं, एक्टिविटीज कराते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, बच्चों को खुद से आकलन करने के लिए कि अच्छा तुम खुद को कितना स्कोर दोगे इस एक्टिविटी में, है ना, इस सब के लिए प्रेरित कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। फीडबैक के लिए प्रेरित कर रहे हैं, रचनावादी फीडबैक देते हैं जहां पे बच्चों को इंप्रूवमेंट का मौका मिले। अब ये अपने मेथड्स में मॉडिफिकेशन कर पाए, इस तरह से आकलन करते हैं कि अब कहां अपने मेथड में कहां परिवर्तन की जरूरत है, वो भी इनको पता लगेगा, है ना। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज रवि प्राइमरीली यूजिंग, ये किस तरह का आकलन है जो रवि यूज कर रहे हैं, बताइए। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ऑफ लर्निंग में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बचती नहीं है, ये तो फाइनल होता है जजमेंट के लिए या एविडेंस के लिए, कितने % नंबर आए, बात खत्म। सबमेटिव असेसमेंट हो गया, योगात्मक आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग है, या सबमेटिव असेसमेंट है, सबमेटिव तो यह ही नहीं क्योंकि सबमेटिव का ही पार्ट होता है ऑफ लर्निंग, ये है असेसमेंट एज लर्निंग नहीं, क्यों, क्योंकि असेसमेंट एज लर्निंग में टीचर का काम नहीं होता, ये सेल्फ असेसमेंट की तरफ ले जाने वाला है, स्वयं आकलन, या तो पीयर्स, बच्चे के दोस्त, या बच्चा खुद आकलन करता है, जो अधिगम के रूप में अधिगम के साथ एज लर्निंग की जब बात आ रही है, तो एक ही ऑप्शन बचता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग और ऑफ लर्निंग दोनों में टीचर इन्वॉल्व होता है, एज लर्निंग में नहीं होता, ठीक। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी इंप्रूवमेंट के लिए आकलन किया जा रहा है, जैसे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि हम आप मॉक लगा रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूं, तो फीडबैक आपको मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। खुद से आप बेशक गलत कर रहे हैं तो उसको ठीक भी कर दिया जाएगा, लेकिन एज लर्निंग में आप जब खुद से मॉक लगा रहे हैं, खुद ही आपको चेक करना है, टीचर का वहां रोल नहीं होता। ऑफ लर्निंग तो बाद में इतने % नंबर आए, सीटेट में कितने आए बाद में, उसके लिए है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी एफए का आपका उदाहरण है, जो फॉर लर्निंग है, ठीक। जो आपके वो नहीं होते एफए जो होते हैं, FA1 FA2, आजकल उनको प्री मिड टर्म और ये सब कहने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फटाक से बताइए। अ टीचर नोटिसेस दैट अ स्टूडेंट इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड अ मैथ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग क्लास वर्क। क्लास वर्क नहीं होता, CW, क्लास में बच्चे काम कर रहे थे और एक बच्चा है जिसको दिक्कत हो रही है गणित के काम को समझने में क्लास वर्क में। शी कंडक्ट्स अ क्विक वर्बल असेसमेंट, प्रोवाइड्स एडिशनल एग्जांपल्स एंड एडजस्ट हर टीचिंग स्ट्रेटेजी टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। तो जो टीचर हैं जिन्होंने देखा एक बच्चे को गणित के काम को समझने में दिक्कत हो रही है, तो इन्होंने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी, अपनी टीचिंग मेथड में तुरंत परिवर्तन किया, दूसरा एग्जाम्पल दिया, तीसरा एग्जाम्पल दिया, डिफरेंट मेथड अपनाए, है ना, और क्या किया, एडजस्ट हर टीचिंग स्ट्रेटजी, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग अपने मेथड में परिवर्तन किया, ठीक। विच टाइप ऑफ असेसमेंट, किस प्रकार का आकलन है ये, सबमेटिव असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव है, ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है, बताइए एक बार। ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है, क्योंकि इन्होंने देखा अ टीचर नोटिसेस दैट अ स्टूडेंट इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड अ मैथ कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग क्लास वर्क, शी कंडक्ट्स अ क्विक वर्बल असेसमेंट, प्रोवाइड्स एडिशनल एग्जांपल्स
एंड एडजस्ट हर टीचिंग स्ट्रेटेजी टू मीट द स्टूडेंट्स नीड। देखिए हम इसमें जाएंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे गैप का या डिफिकल्टी जहां बच्चों को हो रही थी उसके लिए रेमेडी दी है। तो डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी दी जाती है। डायग्नोस्टिक होता है निदान करना, गैप का या रीजन का पता लगाना, कहाँ दिक्कत है और फिर उसको सॉल्व करना, रेमेडी इसी के अंदर आता है। तो ये डायग्नोस्टिक कहलाया क्योंकि डिफिकल्टी पहचान के फिर उस पर काम किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ टीचर यूजेस अ फाइनल टर्म एग्जामिनेशन, यानी एनुअल एग्जाम है, फाइनल आपका मान लो बोर्ड एग्जाम है, टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो फाइनल एग्जामिनेशन टू असाइन ग्रेड्स टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, कैसा कैसा परफॉर्म किया उस हिसाब से उनको ग्रेड्स दिए जा रहे हैं फाइनल एग्जाम में। शी डज नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक और यूज द रिजल्ट टू इंप्रूव हर टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब वो किसी रिजल्ट का या किसी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं कि कोई टीचिंग स्ट्रेटजीज को इंप्रूव किया जा सके, क्योंकि फाइनल एग्जाम है। अब तो फाइनल एग्जाम के बाद सीधा बोर्ड का रिजल्ट आएगा या फाइनल रिजल्ट आएगा। अब सीटेट का पेपर जब आप दे आओगे तो बाद में थोड़ी उसमें चेंज कर सकते हो, मॉक टेस्ट में तो चेंज कर सकते हो। ठीक, विच टाइप ऑफ असेसमेंट डज दिस रिप्रेजेंट, किस प्रकार का आकलन है? तो ये सबमिटिव असेसमेंट है जो एविडेंस बेस्ड होता है, जो फाइनल जजमेंट जिसमें दे दिया जाएगा। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ऑफ लर्निंग है, क्या है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पे फिर चेंजेस संभव नहीं है, अधिगम का आकलन है। के लिए होता तो इसमें इंप्रूवमेंट की संभावना होती, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता, एंड में नहीं होता। ठीक, डायग्नोस्टिक में जहां डिफिकल्टी होती है, गैप्स का पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक होता है। फॉर्मेटिव में भी अगेन चेंजेस होते हैं, तो ये यहाँ पे चेंजेस की तो संभावना ही नहीं है, तो ये भी हो नहीं सकता सही जवाब। तो अधिगम का आकलन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है? आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड वाज स्टडीइंग द टॉपिक ऑफ लर्निंग। एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जो कह रहा है या कह रही है कि मैं एक मनोविज्ञान का छात्र हूं और मैं लर्निंग यानी अधिगम यानी सीखना टॉपिक पढ़ रहा हूं। आई रोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स डाउन ऑन अ पेपर। एक पेपर पे मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ लर्निंग चैप्टर पढ़ने के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज करेक्ट अबाउट लर्निंग। कुल मिला के लर्निंग आपका चैप्टर है इसमें लास्ट में, जो ये 10 नंबर की 15 नंबर की पेडागोजी हम कर रहे हैं उसमें। तो अगर देखा जाए तो लर्निंग के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा, जिसपे एक क्वेश्चन आता है पेपर में। पहला है लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। बच्चे के पूर्व ज्ञान पे अधिगम जो है बेस्ड होता है ओल्ड नॉलेज पे। ये बात एकदम सही है, जो बच्चे को आता है उस पे ही तो आप नींव पे ही तो इमारत बनती है, कि उल्टा कर दोगे है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। जो बच्चे के दिमाग में स्कीमा, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान भरा हुआ है, उसी को रीऑर्गेनाइज करके आप नया कुछ सीखते हैं, पुरानी चीज में ही नया जोड़ा जाएगा। ये बात एकदम सही है। लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, यानी सामाजिक गतिविधि, यानी बच्चा जब ग्रुप में सीखेगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम से जोड़ के सीखेगा तो बेहतर सीखेगा। ये बात भी सही है लर्निंग के बारे में, ये लर्निंग का कैरेक्टरिस्टिक है। लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये कहना गलत होगा कि लर्निंग जो है वो प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, एक प्रक्रिया नहीं है। उत्पाद होता है, ये फाइनल है, अब इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता। जैसे ये पेन है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, कंपनी ने बना के भेज दिया। ये घड़ी है, फाइनल प्रोडक्ट है, अब इसमें क्या ही इंप्रूव करोगे। लेकिन सीखना, लर्निंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो ऑन गोइंग है। प्रोसेस हमेशा इंप्रूव होती रह सकती है, चाहे वो लर्निंग हो, डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन हो, यानी सामाजिकरण हुआ, विकास की प्रक्रिया हुई, सामाजिकरण की प्रक्रिया हुई, अधिगम की प्रक्रिया हुई, ये सब प्रक्रियाएं हैं। तो प्रोसेसेस तो हमेशा ऑन गोइंग होती है, इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। प्रोडक्ट नहीं हो सकता लर्निंग, डेवलपमेंट या आपका सोशलाइजेशन, ये सब प्रक्रियाएं ऑन गोइंग है, लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं। तो ये कहना तो गलत होगा, प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। वो प्रोडक्ट नहीं है कि एक फाइनल प्रोडक्ट है पेन, अब ये आ गया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, अब इसकी शेप नहीं बदल सकती। नहीं, प्रोसेस तो चेंज करते रह सकते हो। सीखना हमेशा की प्रक्रिया है, आप पुरानी चीजें भूलते हो, नहीं सीखते हो या चेंज करते हो पुराने में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों बातें सही है, फोर्थ सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि फोर्थ जहां जहां है हमें वो हटाना होगा, तो फोर्थ यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिएगा एक बार इसको क्या कहना चाहता है कवि, आई मीन एग्जामिनर। या देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाहता है, फटाफट से देखेंगे। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डिमांड्स। देखिए डेप्राइव्ड या डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स आपका टॉपिक है, बिल्कुल क्लियरली पेडागोजी में गिवन। और वंचित समूह वर्ग के बच्चों की बात हो रही है, तो वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आ रहे हैं या अलाभान्वित वर्ग से आ रहे हैं, जिनको समाज में किसी भी आधार पे या तो हाशिए पे रखा गया है, जाति के आधार पे, सुविधाओं के आधार पे, किसी ट्राइबल कम्युनिटी से हो सकते हैं, या फिर आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर रही, किसी भी आधार पे उनको डिप्राइव्ड रखा गया है, वंचित रहे वो। तो ऐसे बच्चों को कैसे इंक्लूड करेंगे, ये पूछा है हमसे, इनका समावेशन कैसे करेंगे। पहला है अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस, कि आप क्लास में ये बताएं कि विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, कि हाँ अलग अलग तरह के लोग हैं देश में और दुनिया में, और ये भी बच्चे अलग हैं लेकिन ये गलत नहीं है। ठीक, तो
बात सही है, संवेदनशील बना रहे हैं आप बाकी बच्चों के प्रति। हो सकता है कोई आर्थिक स्थिति खराब हो, किसी का कुछ और रहा हो, तो आप संवेदनशील बना रहे हैं, ये बात तो सही है, पॉजिटिव है, बच्चे के ही पक्ष में है, और जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में है वो बेहतर है। फिर भी बाकी ऑप्शन देखेंगे। एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स, कि आप और बढ़ावा देंगे पहचान आधारित रूढ़िवादिता को, कि ये इनके पिताजी जो है नेता हैं, तो ये यहाँ से इस परिवार से आते हैं, इनके पिताजी जो हैं ये हैं, या ये संस्कृति, इस समुदाय, इस जाति से आते हैं, या ये बहुत ही बेहतर हैं, या ये बहुत ही खराब है, इस तरह की आइडेंटिटी बना देंगे। नहीं, आते हैं आइसोलेशन इन दी क्लासरूम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एफिलिएशन, यानी क्लास में अलग थलग कर देंगे आप बच्चों को, कि गरीब बच्चे एक जगह बैठेंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं, ये वाले बच्चे एक जगह बैठेंगे। नहीं, आइसोलेट नहीं करना है, इंक्लूड करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन दी क्लासरूम, सेम क्षमता रखने वाले बच्चों को एक साथ रखेंगे। नहीं भाई, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है, अगर करनी भी पड़े तो हेट्रोजेनस होना चाहिए ग्रुप, जिसमें अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हो, ना कि होमोजेनियस, यानी सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी है, कि जो बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं उनको एक साथ रख दिया, या जो बच्चे एक आर्थिक स्थिति अच्छी है जिनकी, उनको एक साथ रख दिया, बाकियों को अलग रख दिया, ये नहीं करना है, सबको इंक्लूड करके चलना है। मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे होने चाहिए। तो एक ही ऑप्शन सही है कि अवेयरनेस फैलाएंगे और संवेदनशील बनाएंगे डाइवर्स ट्रेडिशंस के प्रति, यानी विविधताओं में एकता सिखाएंगे बच्चे को, जो देश में भी, संविधान में भी बात कही जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12, 11 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाक से समझेंगे, देखिएगा एक बार। ये ज्यादा इधर रह गया है, अब जब से ये बोर्ड इधर शिफ्ट किया है, गड़बड़ हो गई है पूरी सेटिंग ही। देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग इन द क्लासरूम, यानी अधिगम में आकलन, या अधिगम के साथ आकलन कहेंगे यहाँ पे, अधिगम के रूप में आकलन एज लर्निंग जो है, वो इसकी लिमिटेशन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं, बहुत रेयर है। ठीक, तो अगर हम देखें असेसमेंट एज लर्निंग की कमी क्या है, क्योंकि हम असेसमेंट एज लर्निंग को अच्छा तो मानते हैं कि बच्चा खुद से खुद का आकलन कर पाए, है ना, उसके साथी समूह उसका आकलन कर पाए, ठीक, ये तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, ये पहचानना है। इट डज नॉट, सीमा क्या है बेसिकली इसकी, इट डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, के ये स्वयं प्रकाश या स्वयं चिंतन में या आत्मचिंतन में नहीं संलग्न करता बच्चों को। नहीं भाई, सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद का आकलन बच्चा खुद कर पाए, कि खुद को कितने नंबर दोगे 30 में से या 10 में से, इस चीज को लेकर के। ये टॉपिक प्याजे अगर आपसे पूछा जाए कितने अच्छे से आता है, मैं कहूँ आउट ऑफ 10 कितने अच्छे से आता है, तो आप खुद सोच के बताएं, रिफ्लेक्ट करें कि प्याजे आपको कितने अच्छे से आता है। आप कहें 7 आउट ऑफ 10 आता है, तो इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन लगा, आपको देखना पड़ा कि आपको कितना आता है, आपने चिंतन किया, आत्मचिंतन। तो ये तो होता है। पूछा है क्या लिमिटेशन है, ये तो फायदा है, लिमिटेशन थोड़ी है, तो पॉजिटिव है इसका। ठीक, नेगेटिव चाहिए हमको। इट इज टीचर सेंटर्ड एंड डिस्करेजेस स्टूडेंट ऑटोनॉमी। देखो, शिक्षक केंद्रित ये नहीं होता, अगर शिक्षक केंद्रित होता तो हम इसको सेल्फ असेसमेंट क्यों कहते हैं, टीचर का तो इसमें कोई खास रोल है भी नहीं। थर्ड ऑप्शन है, इट मे बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स हु लैक सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, यानी यह उन छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जिनमें आत्मनियमन कौशल की कमी है। क्या ये बात सही लग रही है हमें? देखना थर्ड ऑप्शन कितने लोग दे रहे हैं। 47% लोग ही सिर्फ दे पा रहे हैं थर्ड ऑप्शन को, बाकी सब गलत दे रहे हैं। मतलब 53% लोग गलत जवाब दे रहे हैं इतने आसान सवाल का। फिर हम कहते हैं सीटेट में रिजल्ट 10-15% क्यों है। फोर्थ ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स, तो हमको ठीक से समझना होगा, अपने आप रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, रटना नहीं है। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक फॉर सबमिटिव इवैल्यूएशन, कि इमीडिएट तुरंत प्रतिपुष्टि मिल जाती है एसए के लिए, जबकि ये एफए का पार्ट है, एसए का पार्ट नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड होता है और खुद से खुद का आकलन है। ऐसे में तो टीचर करेगा आपका आकलन, ठीक, वो जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स हैं। तो एक ही ऑप्शन सही है यहाँ, कि इट मे बी चैलेंजिंग फॉर स्टूडेंट्स हु लैक सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स। देखिए, असेसमेंट एज लर्निंग से मेटाकॉग्निशन बेहतर होता है, या मेटाकॉग्निशन का यूज होता है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे शायद जीवन में ही अपने, कि असेसमेंट एज लर्निंग मेटाकॉग्निशन को यूज करता है ना। अभी आप रिपीट होते हुए सुन लेंगे बातें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है समझना कि असेसमेंट एज लर्निंग मतलब खुद से खुद का आकलन, या आपके साथी आपका आकलन कर रहे हैं, तो ये जो असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग तो समझ गए। फॉर लर्निंग है इंप्रूवमेंट के लिए, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर बीच में क्वेश्चन पूछे क्लास के चलते हुए, है ना, या उस टाइम पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, ये वो असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट और टीचर इन्वॉल्व है इसमें, इंप्रूवमेंट हो सकता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, आपकी पढ़ाई हो गई, उसके बाद आपसे टेस्ट लिया जा रहा है और टीचर इन्वॉल्व है और फाइनल होगा ये रिजल्ट, इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, एसए का पार्ट है। फॉर लर्निंग एफए का पार्ट है। लेकिन एज लर्निंग जो है, वो बच्चे को खुद से ही आप आकलन के लिए कह रहे हैं, कि यानी स्वयं आकलन शामिल है इसमें, या फिर आप उसके दोस्तों को कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम
एक दूसरे का आकलन करो, एज लर्निंग या फिर पीयर असेसमेंट भी कहते हैं इसको, साथी समूह का आकलन या स्वयं से खुद का आकलन। तो जब बच्चा खुद से आकलन करेगा कि मुझे कितना आता है, मैं खुद ही जांच रहा हूं या जांच रही हूं, तो इसमें मेटाकॉग्निशन की एबिलिटी लगती है। मेटाकॉग्निशन क्या है? परासंज्ञान, एक नंबर का अलग से टॉपिक है और ये इससे जुड़ा हुआ है। मेटाकॉग्निशन क्या है भाई? मेटाकॉग्निशन, ये मैंने बैच में पढ़ाया है, याद कर लीजिए जरा। परासंज्ञान के कैसे असेसमेंट एज लर्निंग मेटाकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, ये समझना यहाँ महत्वपूर्ण है। तो परासंज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वो जो फेसबुक वाला मेटा है ना, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड वाली बात हो गई, बियॉन्ड। और कॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग। थिंकिंग कॉग्निशन का एक पार्ट है, तो यहाँ हम थिंकिंग लिख देते हैं, नहीं तो थिंकिंग, अवेयरनेस, मेमोरी, अटेंशन, जितनी भी चीजें, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच पे भी सोच पा रहे हो। अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, मेरी कमी कहाँ है, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है? प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिफ्लेक्ट करना, खुद पे ही प्लान करना, फिर उसको ठीक करना। तो यहाँ पे मेटाकॉग्निशन में आप अपने थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं कि आप क्यों सोच रहे हैं, कैसा, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं कि आपकी सोच कैसी है, इस पे भी आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि आप कैसे सोच रहे हैं। ये मेटाकॉग्निशन है, जिसमें अवेयरनेस लगती है, थिंकिंग लगती है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो असेसमेंट एज लर्निंग जो है, जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे को खुद से रेगुलेट करने में दिक्कत होती है, जैसे ये ऑनलाइन क्लास पे भी लागू होता है कि कुछ लोगों को ऑफलाइन ही, जब 4 लोग आसपास होते हैं, कंपटीशन का माहौल होता है, वो एक दूसरे से पूछ पा रहे होते हैं, टीचर से डायरेक्ट डाउट पूछ पा रहे होते हैं, तो वो उनको बेहतर समझ में आता है, रोज बस्ता उठा के जाते हैं लाइब्रेरी, तभी पढ़ पाते हैं। खुद से उनको घर पे छोड़ दो पढ़ने के लिए, तो उनसे नहीं पढ़ा जाता। तो वो सेल्फ रेगुलेशन की वहां दिक्कत है, मेटाकॉग्निशन की दिक्कत है कि वो खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते, उनको डिसिप्लिन करने के लिए बाहर की कोई अथॉरिटी चाहिए। तो अगर एज लर्निंग अगर हम कराएंगे, बच्चों का खुद से आकलन करने के लिए कहेंगे, तो वो बच्चे जो खुद को रेगुलेट नहीं कर पाते, जिनमें मेटाकॉग्निशन की कमी है, या फिर जो सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद को ही मैनेज नहीं कर पाते, खुद का टाइम टेबल खुद से बना के खुद ही फॉलो नहीं कर पाते, रील देखने बैठ जाते हैं, तो उनको असेसमेंट एज लर्निंग में दिक्कत होगी। वो ठीक से मॉक लगा के कभी देखेंगे नहीं कि कहाँ मेरी कमी रह गई है, कहाँ एनालाइज करूं, कहाँ फिर से तैयारी की जरूरत है, फोन बंद करके पढ़ लूं 3 घंटे अगर टाइम दिया है तो एज लर्निंग में ये समस्या होगी। जो बच्चे सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पाते, मेटाकॉग्निशन जिनका ठीक से डेवलप नहीं है, उनको समस्या होगी। तो चैलेंजिंग हो जाएगा ये असेसमेंट एज लर्निंग उन बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें टीचर तो इन्वॉल्व नहीं है, तो खुद ही करना है बच्चे को। तो सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स जिसमें खुद को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, उस बच्चे को दिक्कत होगी। सेल्फ मैनेजमेंट जिसका कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, तो ये एक लिमिटेशन है या प्रॉब्लम है मेटाकॉग्निशन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 13 मेटाकॉग्निशन नहीं, बेसिकली असेसमेंट एज लर्निंग को लेकर के। A teacher introduces a challenging topic to students and provide hints, demonstrations and examples as students work through the material। यानी एक टीचर है, उन्होंने एक चैलेंजिंग टॉपिक को, मुश्किल टॉपिक को पढ़ाया है आज, और कुछ हिंट्स दिए हैं मुश्किल टॉपिक को पढ़ाने में, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन कुछ दिखाया है करके, या कोई एक्टिविटी कराई है, या कोई एक चार्ट दिखाया है, और एग्जांपल दिए हैं, जिससे कि एज स्टूडेंट्स वर्क थ्रू दी मटेरियल। और जैसे जैसे बच्चे वर्क थ्रू मटेरियल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेजुअली द टीचर रिड्यूसेस दिस सपोर्ट। जैसे जैसे उनको समझ में आता जा रहा है, वो सपोर्ट को हटाती जा रही है टीचर, जैसे जैसे बच्चों को कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। ये जो टीचिंग की अप्रोच या प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे? यानी जहां दिक्कत हो रही थी वहां हिंट देना, क्यूज देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, जहां बच्चा अटके वहां उसको हेल्प देना, ये प्रक्रिया स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। वाइगॉत्स्की को भी याद कर सकते हो, और ये पढ़ाने के मेथड में भी यहाँ हेल्पफुल ही है। ठीक है ना? ये बात नहीं, अलग अलग बच्चों की नीड को ध्यान रखेंगे, फिर वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे पढ़ाएं, तब डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, बट उसकी बात नहीं हो रही है। एक्सपीरियंशियल में आप जस्ट एक्सपीरियंस देते हो, बट ये पूरी कहानी स्कैप फोल्डिंग को ही दर्शा रही है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन तो दिमाग में भर देने वाली बात है। तो स्कैप फोल्डिंग, पार ढांचा, ये बात क्या है? इसकी बात ब्रूनर ने की है, जिसको वाइगॉत्स्की ने अपनी थ्योरी में यूज किया है। और यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प, यानी जब तक मदद दी जाएगी जब तक आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं। साइकिल तब तक पीछे से पकड़ता है कोई, जब आप साइकिल सीख रहे होते हैं, जब तक आप खुद से नहीं चलाने लगते हैं। जैसे ही खुद से चलाने लगते हैं, मदद हटा ली जाती है। तो ये टेम्परेरी हेल्प है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर रही हूँ, लेकिन फाइनल पेपर में आप ही को करके आना है। अभी मैं स्कैप फोल्डिंग दे रही हूँ ताकि आप करने लगे खुद से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और समझिएगा, बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि। What is the most effective way for a teacher to use feedback to enhance students learning? यानी सबसे बेहतर तरीका कौन सा है टीचर का फीडबैक यूज करने का, जिससे बच्चे बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाए? फटाफट से बताइएगा, जल्दी बताइए। बहुत बातों में लगे रहते हो, इतने यहाँ पे स्पीड से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भी आप लोग बातों में लग रहे हो आपस में। ये समस्या जो है कांस्टेंट है, ऑनलाइन हो क्लास चाहे ऑफलाइन हो। देखो एक बार, तो फीडबैक बेहतर करने के लिए लर्निंग को फीडबैक कैसे यूज किया जाए टीचर के द्वारा? प्रोवाइड फीडबैक ओनली एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। साल के अंत में फीडबैक दो, तो भाई फिर तो
इंप्रूव करने के लिए कुछ बचा ही नहीं फाइनल रिजल्ट में। अब सीटेट के पेपर में जाके आपको कोई ज्ञान देके ये चैप्टर ऐसे पढ़ना था तो फायदा तो है नहीं। अब फाइनल एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में, सबमिटिव असेसमेंट के टाइम पे कोई बताएगा फीडबैक तो उसका फायदा नहीं है। डिलीवर इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दैट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, यानी तत्काल और रचनात्मक प्रतिपुष्टि दें। कंस्ट्रक्टिव यानी जिसमें प्रॉपर्ली चेंज किया जा सके एक्टिवली, और इमीडिएट जहां गलती हो रही है वहां फीडबैक आप दे दें। अगर एफए में गलती हुई इसका मतलब ये नहीं हर गलती पे सुधार देना है, लेकिन अगर कहीं पे भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो आप तुरंत इमीडिएट फीडबैक दें। गलती करेक्ट करना अलग चीज है, फीडबैक देना अलग चीज है। तो बच्चों को मौका मिलेगा कि उसको खुद से करेक्ट करनी है, नेक्स्ट तरीके से नए मेथड यूज करने हैं, लेकिन रचनात्मक प्रतिपुष्टि यानी नए ढंग से वो अपनी प्रॉब्लम को एक्टिवली रिजॉल्व कर पाए और तुरंत फीडबैक देना है। ऐसा नहीं साल के अंत में देना है, जब ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, जो असेसमेंट है, आकलन है, तो उसी दौरान जहां पे बात चल रही है, जहां असेसमेंट हो रहा है, वहीं पे आप दे सकते हो फीडबैक। हाईलाइट ओनली द मिस्टेक्स एंड आस्क स्टूडेंट्स टू अवॉइड रिपीटिंग देम। सिर्फ मिस्टेक हाईलाइट कर दो और उनको रिपीट करने के लिए मना कर दो, तो मना करने से नहीं होगा, सीखने से बात बढ़ेगी। यूज फीडबैक, और सिर्फ गलतियां नहीं, बच्चे की स्ट्रेंथ्स भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि उसकी क्या बेहतरी है। यूज फीडबैक एज अ मीन्स टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद देयर पीयर्स। देखो बच्चों को कंपेयर नहीं करना है आपको दूसरे बच्चों से, उसको खुद से कंपेयर करना है कि वो पहले से बेहतर हुआ है या नहीं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग, यानी सीखने के साथ या सीखने में आकलन की जब हम बात कर रहे हैं, एज लर्निंग यानी सेल्फ असेसमेंट, खुद से आकलन करना। ठीक, सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, या तो आपके साथी समूह आपका आकलन करें, दोस्त आपके यानी बच्चे के क्लासमेट्स, या फिर वो खुद से खुद का आकलन करे। ठीक, द टीचर इवेल्युएट्स एंड असाइंस ग्रेड्स, टीचर का तो रोल ही नहीं है ना यहाँ एज लर्निंग में। स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट, बच्चे निष्क्रिय हो ही नहीं सकते, जब बच्चे तो एक्टिव होंगे। या स्टूडेंट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस, यानी बच्चे खुद से खुद की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो अपनी प्रगति पर निगरानी रखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, प्रकाश डालेंगे, चिंतन करेंगे, कहाँ कमी रह गई, कैसे इंप्रूव करना है, खुद से ये काम करेंगे, तभी स्व आकलन कह रहे हैं हम इसको। तो थर्ड ऑप्शन तो सही है। असेसमेंट आर यूज टू कंपेयर, कंपेयर ये तो बात ही गलत है, नेगेटिव वर्ड हो गए, तो इसको तो हम हटा देंगे। थर्ड ऑप्शन ही एकमात्र सही है यहाँ।